welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। आप किसी भी पीजीटी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एचटेट, एचपीएससी, यूजीसी नेट या फिर केवीएस, एनवीएस या फिर कोई भी अदर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सुपर श्योर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और पहले हम इसकी समरी करेंगे, मतलब हम इसको कंसेप्ट को समझेंगे। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके क्या क्या टूल है, कौन फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट करता है और कौन मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड इसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई देखो, अगर आप चैनल पर न्यू है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस के नोटिफिकेशन है और अपकमिंग क्लासेस के अपडेट है वो मिलते रहेंगे। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, तो भाई देखो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम समझेंगे आज की क्लास में। प्लस इससे जो रिलेटेड एमसीक्यू है उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं। फिस्कल पॉलिसी को बोलते हैं राजकोषीय नीति और मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो भाई देखो, ये जो दोनों पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, क्या है, दो बहुत ही ज्यादा क्या है, वाइडली का मतलब क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हमारे देश की इकोनॉमी में किया है। मोस्ट क्या है, रिकॉग्नाइज्ड टूल्स, मतलब कि ऐसे टूल्स है, ऐसे क्या है, उपकरण है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दोनों टूल्स यानी कि फिस्कल पॉलिसी भी और मॉनेटरी पॉलिसी भी। फिस्कल पॉलिसी को बोलते हैं राजकोषीय नीति और मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो मेनली वो किससे कंसर्न करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को सबसे पहले समझते हैं, जिसका नाम ही मौद्रिक नीति है। तो भाई इसको हैंडल करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन होता है, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है हमारे देश का, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको कौन हैंडल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक। आरबीआई कौन सी एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, 1934 के एक्ट के अंदर क्या हुआ था, आरबीआई क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। मतलब कि 1934 एक्ट था और 1935 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। तो भाई एक पॉइंट तो आपका ये बन गया। आरबीआई किस एक्ट के अंदर बना था, 1934 के एक्ट के तहत। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, तो भाई देखो मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मौद्रिक नीति की। इसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं, इसका जो कंसर्न है यानी कि इसका जो रिलेशन है वो किससे है, ये है मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो ब्याज की दर है, टोटल सप्लाई है मनी की, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था में है, उसमें जितना भी पैसा है, जितना भी मनी यानी कि मुद्रा है, उसकी सप्लाई हो रही है, उसकी पूर्ति हो रही है सर्कुलेशन का मतलब कि जैसे मैंने किसी शॉपकीपर से जाके कुछ सामान खरीदा, उस शॉपकीपर ने वो पैसे अपने वेजिस, अपने जो वर्कर्स है उसको सैलरी के रूप में दे दिए, उस वर्कर ने उस पैसे का कहीं और से कुछ सामान खरीद लिया। तो यहाँ पर क्या है, मनी सर्कुलेट कर रही है हैंड टू हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरली क्या काम है, वो मैनेज करता है। मैनेज का मतलब उसका प्रबंधन करता है कि इसका इंटरेस्ट रेट का, ब्याज की दर का, टोटल सप्लाई यानी कि हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में कितनी सप्लाई है मुद्रा की, और किस तरह से सेंट्रल आउट उसको सेंट्रल बैंक यानी कि जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई, उसको कैसे कैरिड आउट करता है। ठीक है, तो ये मेनली इस तरह का काम करता है। ठीक है, और वही जो हमारा फिस्कल पॉलिसी है, जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या करता है, जो फिस्कल पॉलिसी है वो जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें हम मेनली टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को स्टडी करते हैं, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो मौद्रिक नीति मुख्य रूप से ब्याज की दरों यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी के प्रबंधन और प्रचलन में, यानी कि प्रचलन क्या होता है, ट्रेंडिंग में, यानी कि जो हमारे सर्कुलेशन में धन की कुल आपूर्ति, हमारी जो टोटल मनी की सप्लाई है उससे संबंधित है। और आमतौर पर केंद्रीय बैंकों के द्वारा यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई के द्वारा हैंडल की जाती है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो देखो फिस्कल पॉलिसी क्या है, कलेक्टिव टर्म है। कलेक्टिव क्या होता है, एक मतलब कि एक पूरा ग्रुप की टर्म है, मतलब कि जिसको हमें कलेक्शन बोलते हैं। टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग एक्शन, मतलब कि जिसमें हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं। टैक्स को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, भाई देखो आपको पता होगा, गवर्नमेंट का जो हमारे देश की सरकार है या किसी भी देश की सरकार है,
सब हम अपने देश की ही बात करते हैं, हम दूसरे देश पर क्या-क्या एग्ज़ाम्पल लें। अ, हमारे देश की गवर्नमेंट का जो मेन रेवेन्यू का जो रिसोर्स है, मेन रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स क्या है? टैक्सेस है। गवर्नमेंट हम पे कई तरीके से टैक्सेस लगाती है। मेनली हम 2 तरीके के टैक्सेस भरते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स होता है हमारा अप्रत्यक्ष कर। तो गवर्नमेंट की जो इनकम है, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो आय है, आगम है, उसका मेन सोर्स क्या है? उसका मुख्य स्रोत है टैक्सेस कर। तो गवर्नमेंट किस तरह से टैक्सेस को कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, और स्पेंडिंग स्पेंडिंग होता है खर्च करना, और किस तरह से अपने खर्चे करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी को कौन हैंडल करता है? फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट हैंडल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि उस देश की सरकार, और मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई हैंडल करता है। ठीक है। तो राजकोषीय नीति सरकार के कर लगाने, यानी कि जो गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगाती है, व्यय कार्यों। तो देखो भाई, गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा कर लिया, गवर्नमेंट ने हम पर डायरेक्ट टैक्स लगाया। डायरेक्ट टैक्स कैसे लगाते हैं? जैसे किसी की इनकम बढ़ती जाती है तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता जाता है। ठीक है। और फिर गवर्नमेंट क्या होता है, प्रोड्यूसर्स पर, कंपनीज पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कर लेती है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए क्या करती है? उस पैसे को खर्च करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनवा दिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स बनवा दिए, फ्लाईओवर्स बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, पब्लिक पार्क बनवा दिए, पब्लिक टॉयलेट्स बनवा दिए। ठीक है। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए, यानी कि समाज के कल्याण के लिए उस पैसे को खर्च करती है। ठीक है। तो ये क्या है? कलेक्टिव वर्ड है, एक कलेक्टिव टर्म है क्या? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को कौन हैंडल करता है? फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट यानी कि सरकार हैंडल करती है। ठीक है। देखो अब, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आर डिफरेंट टूल्स यूज्ड इन इन्फ्लुएंस ए नेशंस इकोनॉमी। मतलब कि क्या है? दोनों क्या है? अलग अलग टर्म है। दोनों क्या है? अलग अलग टूल है, अलग अलग उपकरण है, जो किसी देश की इकोनॉमी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज एग्जीक्यूटेड बाय कंट्रीज सेंट्रल बैंक। तो भाई देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि जो मौद्रिक नीति है, वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट होती है? सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो वो क्या करते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? खुली बाजार में क्रियाएं, यानी यहाँ पर क्या है? ओपनली सिक्योरिटीज का, बॉन्ड्स का क्या होता है? सेल्स एक्सचेंज होता है। ठीक है। चेंजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, तो यानी कि जो क्या करती है, रिजर्व रेशो हो गए, कैश रिजर्व रेशो हो गया, एसएलआर हो गया, इन सभी को क्या करते हैं? उनमें चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम। एंड यूज इट्स डिस्काउंट रेट, अपने डिस्काउंट रेट को क्या करती है? यूज करती है, और किस तरह से वो उसको हैंडल करती है। ये क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम होता है। और दूसरी साइड फिस्कल पॉलिसी का क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है क्या? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? राजकोषीय नीति। ठीक है। राजकोषीय नीति। ठीक है। तो देखो, इट इज एविडेंट थ्रू चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कलेक्शन। मतलब कि ये क्या है? एक क्या है? एविडेंट है। मतलब कि ये क्या है? एक तरीके का क्या है? एक संग्रह है। संग्रह का मतलब कलेक्शन है कि इसका गवर्नमेंट किस तरह से खर्चे करेगी अपने, और अपने टैक्सेस को कलेक्ट करेगी। ठीक है। वो गवर्नमेंट किस तरीके से उसको हैंडल करती है, ये हमारी फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है। अब देखो, इसकी कुछ कीवर्ड्स हैं, मतलब कि हम इसको समझते हैं कि दोनों, ये जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है, किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक टूल है, और वो हमें हमारी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती है। हमारी इकोनॉमी को कैसे स्टिमुलेट करती है? तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी एड्रेसेस इंटरेस्ट रेट। ये क्या है? इंटरेस्ट रेट को एड्रेस करती है। एंड सप्लाई ऑफ मनी, और सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति है, उसको सर्कुलेशन में उसको हैंडल करती है। एंड जनरली मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक, और इसको कौन हैंडल करता है? आरबीआई। ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करते हैं? टैक्सेशन होता है, हम टैक्सेशन को पढ़ते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स जनरेट करती है, और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग किस तरह करेगी। इट इज जनरली डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशन है उसको डिटरमाइन करती है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी टुगेदर हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस। तो ये दोनों मिलकर क्या है? इनका एक बहुत क्या है? ज्यादा प्रभाव है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। इट इज बिजनेस एंड इट इज कंज्यूमर। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कंज्यूमर्स का हो, तो ये उन दोनों को ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो भाई देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी क्या है हमारी? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, तो यहाँ पर क्या है? सेंट्रल बैंक हैंडल करता है। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट उसको हैंडल करते हैं। फास्टर डिमांड साइड, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन सभी चीजों को क्या करता है? ये
हैंडल करता है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की, गवर्नमेंट हैंडल करती है, ठीक है। चेंजेस किस तरह से होगा टैक्सेस में और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में? टेक्स लोंगर सप्लाई साइड, ये क्या है? लोंगर सप्लाई साइड की तरफ ज्यादा प्रभावित होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका जो मेन का होता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे फोकस करते हैं भाई? देखो, गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठे किए, गवर्नमेंट की इनकम इकट्ठी हो गई और अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए यानी कि समाज के कल्याण के लिए क्या करेगी? काम करेगी जिससे सभी का फायदा हो। जैसे वो पब्लिक पार्क बना देगी, रोड बना देंगे, फ्लाईओवर्स बना देंगे, स्कूल्स बना देंगे, हॉस्पिटल्स बना देंगे, जिससे सभी को फायदा मिले, ठीक है। तो ये दोनों पॉलिसी मिलकर क्या करती है? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, ठीक है, उसमें स्थिरता लेके आती है और प्रमोट करती है ग्रोथ को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये दोनों पॉलिसी क्या करती है? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है और प्रमोट करती है। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा करती है, बढ़ाती है किसको? ग्रोथ को, वृद्धि को, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अब देखो भई ये इनका कुछ क्या है? डिफरेंस है। मेनली इसका डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो देखो भई, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है? आरबीआई। हमें बार-बार पता चल गया कि आरबीआई इसको हैंडल करती है और फिस्कल पॉलिसी को कौन हैंडल करती है? हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका टूल क्या है? इसका टूल है मेन इंटरेस्ट रेट को हैंडल करना और इसका क्या है? टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस तरह से वो करेंगे। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? यानी कि प्रभाव, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स यानी कि जो बोरोविंग्स की कॉस्ट है, मॉर्गेजेस है, उनको ये देखता है। और बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट का घाटा। घाटा कब होता है? जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से, तो हमारा बजट डेफिसिट हो जाता है। तो ये फिस्कल पॉलिसी के तहत हम इसको स्टडी करते हैं और इसमें क्या करती है फिर गवर्नमेंट? डिवैल्यूएशन करती है और फिर वो क्या करते हैं? अपने बैलेंस ऑफ मतलब कि बजट डेफिसिट को इक्विलिब्रियम में लेके आती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण क्या होता है? हायर इंटरेस्ट रेट्स हिट्स होम ओनर्स बट बेनिफिट्स सेवर्स। तो जब हाई इंटरेस्ट रेट होगा, वो होम ओनर्स को यानी कि जो घरेलू जो लोग हैं उनको क्या करेगा? हिट करेगा, उनको परेशान करेगा, बट जो सेविंग कर रहे हैं उनको फायदा देगा, ठीक है। डिपेंड्स विच टैक्सेस यू आर रेज, तो मतलब कि ये किस पर डिपेंड करता है? किस टैक्स रेट को आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को इम्पोज करती है और फिर उस टैक्सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको पब्लिक वेलफेयर पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर देती है, ठीक है। एक्सचेंज रेट, ठीक है, यानी कि विनिमय की दर। हाइयर इंटरेस्ट रेट कॉज एप्रिसिएशन, जब ज्यादा हाइयर इंटरेस्ट रेट होगी उसका कारण क्या होगा? एप्रिसिएशन होगा यानी कि वृद्धि होगी। नो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, इसका एक्सचेंज रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सप्लाई साइड, इसका सप्लाई साइड पर लिमिटेड इम्पैक्ट है। लिमिटेड इम्पैक्ट क्या होता है? एक सीमित मात्रा तक, एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही है। और यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है सप्लाई साइड का? हाइयर टैक्स में अफेक्ट इंसेंटिव टू वर्क, तो जब ज्यादा हाइयर टैक्स होगा वो इंसेंटिव पर इफेक्ट करेगा, किसके? कामकाजी, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होती है? यानी कि जो हमारा राजनेता है यानी कि जो हमारी पॉलिटिक्स पार्टी है उसका मॉनेटरी पॉलिसी सेट बाय इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। तो भाई देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक हैंडल करता है, ठीक है। तो इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन फिस्कल पॉलिसी का क्या होता है? हाईली इन्फ्लुएंस होती है। भाई देखो, अब कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है सेंट्रल में, कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है सेंट्रल में, स्टेट में भी बदलती रहती है। तो इसका क्या होता है? चेंजिंग, ये क्या करते हैं? टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं टैक्सेस में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। तो हाईली ये क्या होता है? इफेक्ट होती है पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप, तो लिक्विडिटी ट्रैप का क्या होता है? कट्स इन इंटरेस्ट रेट में नॉट वर्क इन लिक्विडिटी ट्रैप, अगर इंटरेस्ट रेट में हम कटिंग करते हैं, उसमें कमी करते हैं, तो ये लिक्विडिटी ट्रैप पर कोई ज्यादा काम नहीं करता। फिस्कल पॉलिसी क्या एडवाइस करती है? वेरी डीप रिसेशन, जब रिसेशन का वक्त आता है यानी कि मंदी का समय आता है, तो ये बहुत ज्यादा इसको एडवाइस करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें काम आती है, ठीक है। तो भई ये इसका कंप्लीट होता है, मतलब कि हमने ये एक बेसिक सा समझा था फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमारा एमसीक्यू है ये, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिस्कल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिया टू ब्रिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीव टू द सेम लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो भाई देखो, हिंदी में समझते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी उद्देश्यों में से यानी कि जो उसके मोटिव्स में से एक राजस्व यानी कि जो यहाँ राजस्व क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्राप्तियों को समान स्तर पर, इक्वल लेवल पर लाना निम्नलिखित में से कौन सा कदम है, मतलब कि कौन सा स्टेप है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। मतलब कि हम हमें ये ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है तो हमें कौन सा टूल हेल्प करेगा, ठीक है। ऑप्शन है
द एफर्ट्स ऑफ रेज द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मतलब कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसके एफर्ट्स को हम रेज करेंगे टोटल प्रॉफिट्स के, ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ इम्प्रूव द रेवेन्यू, मतलब कि हम रेवेन्यू को इम्प्रूव करेंगे, जो हमारे इनकम के सोर्सेस है, राजस्व को सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। द एफर्ट्स टू स्लो द ग्रोथ रेट एंड फॉर एक्सपेंडिचर इन द कंट्री, मतलब कि हम एफर्ट्स करेंगे, हम प्रयास करेंगे विकास दर को, यानी कि जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको स्लो करने में। फॉर एक्सपेंडिचर इन द कंट्री, मतलब कि जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उससे रिलेटेड। फिर ऑल ऑफ द अबव, तो भाई देखो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फिस डी। हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में बात हो रही है फिस्कल पॉलिसी की, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते ही समझ गए कि फिस्कल पॉलिसी को कौन हैंडल करता है। फिस्कल पॉलिसी को हैंडल करती है हमारी कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। एक एक ऑप्शंस को समझते हैं। फिस्कल पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, गवर्नमेंट हैंडल करती है, सरकार हैंडल करती है। एफर्ट्स करेंगे हम रेज करने के लिए, क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट्स को रेज करने के लिए हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्या करेंगे, हायर करेंगे। हम एफर्ट्स करेंगे इंप्रूव करेंगे रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। हम एफर्ट्स करेंगे स्लो करेंगे, हम एक्सपेंडिचर को कट कर देंगे, मतलब कि खर्चे कम कर देंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, हम ये भी कर देंगे। तो इसके आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फिस्कल पॉलिसी, कौन सा फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, इंडिया में अगर हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को सेम लेवल पर लाना है, यानी कि जब हमें खर्चों को और प्राप्तियों को, खर्चे को और हमारे रेवेन्यू को, आगम को एक सेम लेवल पर लाना है, तो हमें कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तो हमें इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेटिंग द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। तो भी देखो कौन सी एजेंसी इनमें राजकोषीय नीति को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शंस है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो भाई देखो किसकी बात हो रही है, फिस्कल पॉलिसी की हो रही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वित्त मंत्रालय। फिस्कल पॉलिसी को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है हैंडल, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। देखो भाई सिक्योरिटी ऑफ बोर्ड एक्सचेंज नहीं हो सकता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को हायर करता है, नाबार्ड हमारा नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है, इसका फिस्कल पॉलिसी को कुछ लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, सी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा वित्त मंत्रालय, यानी कि हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज क्लासिफाइड एज ए कैपिटल रिसिप्ट इन द बजट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इनमें से कौन सी आइटम्स को हिंदी में बोलते हैं मद, ठीक है। कौन सी आइटम्स को क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि उसको वर्गीकृत किया गया है किसमें, पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स है उसकी कैटेगरी में। तो देखो द रिसिप्ट्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, मतलब कि जो हमें इनकम टैक्स से, आयकर से हमें रिसिप्ट्स प्राप्त हुई है उनको। बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, जो गवर्नमेंट ने पब्लिक से उधार लिया है उसको। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स रिसीव फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी कि जो डिविडेंड्स है, लाभांश है या फिर जो प्रॉफिट्स है, उसको हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट से क्या किया है, अर्न किया है। ऑप्शन डी है इंटरेस्ट रिसिप्ट, यानी कि जो ब्याज की रिसिप्ट है, फॉर लोन गिवन द गवर्नमेंट टू इट्स डेटर, यानी कि जो सरकार ने अपने देनदारों को दिए गए ऋण से ब्याज की प्राप्तियां की है। तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी, हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, यानी कि द बोरोइंग्स मेड बाय द बोरोइंग्स मेड बाय द बोरोइंग्स मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक, यानी कि जो उन्होंने पब्लिक से उधार लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन ए कंट्री लाइक इंडिया, मतलब इंडिया जैसे देश में फिस्कल पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो भाई देखो ये क्या है, एक ऑप्शन है हमें, इट प्लेज ए मेजर रोल ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है किसी चीज का निर्माण, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर यूनिट और प्राइवेट सेक्टर यूनिट में पूंजी निर्माण में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। इट एम्स टू रिड्यूस द इम्बैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये इसका मुख्य एम क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य है रिड्यूस करना इम्बैलेंस को, यानी कि जो असमानता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में और वेल्थ में उसको कम करना।
इट हेल्प्स टू जनरेट सफिशिएंट रिसोर्सेज थ्रू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस टू फाइनेंस द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ये हेल्प करती है, जनरेट करती है सफिशिएंट यानी कि मतलब सफिशिएंट हमारे लिए पर्याप्त रिसोर्सेज को डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से टू द फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उसको हासिल करने के लिए। ऑप्शन डी है, ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो भाई देखो ये क्या है, ये सभी काम करती है, ठीक है। क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्सेस कलेक्ट करके वो क्या करती है, सभी का वेलफेयर करती है, मतलब कि सोशल वेलफेयर करती है। सोशल वेलफेयर में क्या होता है, वो ये नहीं देखती कि मुझे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का फायदा करना है या इस पर्टिकुलर एरिया का वेलफेयर करना है, वो सभी का वेलफेयर करती है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को हेल्प करती है। और ये क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट बच्चों को बहुत सारी हेल्प करती है, टाइम टू टाइम स्कीम्स चलाती है। तो ये क्या है, लोगों को तथा मतलब कि इम्बैलेंस में भी हेल्प करती है, जो रिड्यूस करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेशन ऑफ बजट डेफिसिट, मतलब इनमें से कौन सी डेफिसिट है, बजट डेफिसिट की डेफिनेशन है। बजट डेफिसिट क्या होता है, जब हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ठीक है ज्यादा है रेवेन्यू से मतलब कि जब हमारे खर्चे ज्यादा है इससे आय से, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा बजट डेफिसिट यानी कि बजट का घाटा। तो इस सिचुएशन में हम कैसे इससे निपटेंगे, जब बजट डेफिसिट को बैलेंस कैसे करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम करते हैं डीवैल्यूएशन की हेल्प से। डीवैल्यूएशन में क्या होता है, हम करेंसी के जो प्राइसेस है अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं दूसरे देश के कंपैरेटिवली। और भाई ये डीवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन टॉपिक जरूर करके जाना, पूछते हैं ये, ठीक है। तो बजट डेफिसिट में क्या होता है, हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम होती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, एक्सेस द टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से, यानी कि कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता, प्राप्तियां कम है और व्यय ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि देखो खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट कैन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब कि कौन सा ऐसा विकास है जो घाटे के वित्त पोषण के परिणाम से हो सकता है, मतलब कि कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जो घाटे के वित्त पोषण से की वजह से हो सकती है। तो भाई देखो ऑप्शन है, राइज इन इन्फ्लेशन विद द इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर की स्थिति को हो जाती है। इंप्रूवमेंट इन मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है उसमें सुधार हो जाता है। द इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेब्ट, सरकारी कर्ज में वृद्धि हो जाती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम भाई किसकी बात कर रहे हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, तो इसमें ये होगा, सभी कंडीशंस यहाँ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम समझते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। डेफिसिट का मतलब होता है अपने आप में घाटा, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट टूल है ऑफ फाइनेंशिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको फाइनेंशिंग करने के लिए। इट मीन्स फिलिंग द गैप, मतलब कि ये क्या है, कुछ एरिया है, मतलब कि इसके बीच को क्या करता है, फिल करता है, इसके बीच के गैप को क्या करता है, फिल करता है, ठीक है। caused by the excess of government expenditure over the its receipts through the creation of new money। अब गवर्नमेंट के जो ज्यादा खर्चे हो गए थे ना रेवेन्यू से, उसके गैप को भरने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, न्यू मनी, न्यू करेंसी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, न्यू करेंसी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और उस गैप को ये क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। यही हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, मतलब कि फिस्कल पॉलिसी के तहत हम कौन से ऐसे स्टेप्स होता है कदम, हम ऐसे कौन से स्टेप्स को लेते हैं स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को में स्थिरता लाने के लिए, ठीक है। तो भाई देखो ऑप्शन है, मेकिंग पेमेंट्स टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स, मतलब कि जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार लोग हैं उनके बीमा लाभों का भुगतान करना। मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स पेंशनर फॉर रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल, यानी कि जो रिटायर्ड मिलिट्री के पर्सन हैं, यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए पेंशन का भुगतान करना। एलोकेटिंग मोर कैपिटल स्पेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, मतलब कि जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय मार्ग है उन पर ज्यादा पैसा खर्च करना, पूंजी आवंटित करना। डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के भीतर पैसे की आपूर्ति को कम करना। तो कौन सा हम इकोनॉमी में स्टेबलाइज कर सकते हैं, भाई हम कर सकते हैं किसके द्वारा, बेरोजगारी बीमा लाभों का भुगतान करना, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए,
आंसर हो जाएगा ए। तो भाई देखो क्यों होगा। अब किसकी बात कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। किसकी, फिस्कल पॉलिसी की बात करें। फिस्कल पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स जनरेट करती है, इनकम से इनकम इकट्ठी करती है और उसको स्पेंड कर देती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर में वो क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर में वो क्या करती है, पेंशन भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, बेरोजगारी भत्ता भी होगा, बहुत सारे वो काम करती है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए भुगतान करना, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे क्या हो जाएगी, उनको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, जिससे क्या होगा, एक इकोनॉमी में स्थिरता आएगी। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी, इस ये भाई सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कैपिटल बजट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कैपिटल बजट का पार्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के पूंजीगत बजट के हिस्से के रूप में शामिल है। भाई किसकी बात कर रहे हैं हम, कैपिटल बजट की। तो भाई ऑप्शन है, लोन प्रोवाइडेड टू फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट विदेशी सरकार के द्वारा दिया गया ऋण, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि आईएमएफ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि वित्तीय सहायता देना, मतलब कि कुछ उनके द्वारा हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक्सपेंडिचर मेड टुवर्ड्स एक्वायरिंग फॉरेन एयरक्राफ्ट, यानी कि विदेशी एयरक्राफ्ट के अधिग्रहण ग्रहण पर, उनको एक्वायर करने पर किया गया खर्च, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई कौन सा इसमें से जो टर्म है वो कैपिटल बजट में आएगी, तो भाई इसमें आएगी क्या, ऑल ऑफ द अबव, सभी टर्म इसमें आएगी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, इनमें से कौन सी जो एक्सप्लेनेशन है वो कैपिटल गेन टैक्स के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, इट इज ए टैक्स, मतलब कि ऑप्शन हमें दिए हुए, ये एक टैक्स है जो लिवाई, यानी कि जो लगाया जाता है, प्रॉफिट्स फ्रॉम सेलिंग द शेयर दैट वर हेल्ड मोर देन 12 मंथ्स, ये 12 महीनों से ज्यादा जब कोई शेयर की बिक्री होने पर लाभ पर लगाया जाना वाला कर है। और इट इज ए टैक्स लिवाइड ऑन द इंटरेस्ट दैट वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट, यानी कि जो बैंक के द्वारा फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स लगाया जाता है, ये वो है। इट इज ए टैक्स लिवाइड ऑन द प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, किसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कैपिटल एसेट्स पर के सेल पर जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है। इट इज ए टैक्स लिवाइड ऑन डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जो डिविडेंड्स होते हैं उनसे जो मिलने वाला लाभांश है उस पर जो ये टैक्स लगाया जाता है। तो भाई किसकी बात कर रहे हैं हम, कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट्स मेड ऑन द सेल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एसेट्स। तो भाई देखो, कैपिटल की बात कर रहे हैं, कुछ किसी तरीके के एसेट्स पर कंपनी या इंडिविजुअल के द्वारा उस पर जो प्रॉफिट होता है उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, इट इज अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान। वित्तीय वर्ष क्या होता है हमारा, हमारा वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, हिंदी में इसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो ये किस पर लगता है, कैपिटल गेन टैक्स किस पर लगता है, जो हम सेल करते हैं कैपिटल एसेट्स को, यानी कि जो हमारी पूंजीगत संपत्ति होती है उस पर, उसको हम सेल करने पर हमें जो लाभ होता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, यानी कि पूंजीगत लाभ कर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, मतलब कि कौन सा हिस्सा नहीं है, भारत सरकार के द्वारा विकास व्यय का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शंस है हमें, ग्रांट्स प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो राज्य सरकार के द्वारा ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती है। अब देखो भाई, ग्रांट्स क्या होती है, ग्रांट्स होती है एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प, जिसको हम बिना किसी प्रॉफिट मोटिव से या फिर बिना किसी रिटर्न बैक के मोटिव से किसी को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्कूलों में देखा होगा, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल्स पार्टी, बड़े बड़े जो ट्रस्ट होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो वहाँ उस स्कूल को हेल्प करने के लिए उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। आपने कुछ प्लेट्स भी दिखी होगी कि इस संस्था के द्वारा 2 लाख 5 लाख का ग्रांट इनको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में उनसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल हेल्प होती है, तो राज्य सरकारों को द्वारा दिया गया अनुदान। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस, यानी कि जो सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने की दिशा में किया गया खर्च। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस
प्रोवाइड करने के लिए किया गया खर्च, आर्थिक सेवाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंडिचर एज ए पार्ट ऑफ द डिफेंस बजट, यानी कि रक्षा बजट के हिस्से के रूप में किया गया व्यय। तो भाई क्वेश्चन पूछा हुआ है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, नोट, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और भाई नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछना एस्टेट वालों का फेवरेट टॉपिक है, एस्टेट का फेवरेट काम है भाई ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका पूछा हुआ है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफेंस बजट। तो हमारा डिफेंस का अलग मैटर होता है, इसको हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में कंक्लूड नहीं करेंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा एनुअल बजट, एनुअल होता है वार्षिक जो बजट होता है, ठीक है, उनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सच है। इट इज ए पार्ट ऑफ मनी सेविंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का धन बचत नीति का हिस्सा है। इट इज ए पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा है। इट इज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ कमर्शियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये हमारी गवर्नमेंट का कमर्शियल पॉलिसी यानी कि वाणिज्यिक नीति का हिस्सा है। तो भाई देखो बजट के बारे में हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। कैसे, गवर्नमेंट इसमें क्या है, बजट में हम क्या पढ़ते हैं, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट दिखाते हैं, हम बजट को स्टडी करते हैं, हम बजट को जब देखते हैं, हम टीवी पे भी देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, फोन में भी हमारे पास व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ जाते हैं उसका ब्रीफ समरी में। तो उसमें हम देखते हैं कि सरकार किन किन चीज़ों को महंगा करेगी, किन किन चीज़ों पे हमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो एक तरीके से क्या है, ये फिस्कल पॉलिसी को बताता है। फिस्कल पॉलिसी में हम क्या पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों पर टैक्स लगेगा, किन किन चीज़ों में रेट कम होगा। तो फिस्कल पॉलिसी में भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस इम्पोज करती है और अपनी स्पेंडिंग्स को करती है। तो ये एक तरीके का पार्ट है फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट सिनेरियो ऑफ गवर्नमेंट इंडिया पास द बजट, यानी कि कौन सा एक करेक्ट सिनेरियो है, बिल्कुल ठीक दृश्य है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार बजट को पास करती है। मतलब कि यदि भारत सरकार बजट पारित करने में विफल रहती है, विफल का मतलब होता है फेल, ठीक है, फेल्स टू पास द बजट, मतलब कि बजट को पेश करने में वो विफल रहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही दृश्य का वर्णन करता है। तो देखो द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव रिजाइंड, द गवर्नमेंट फॉल्स डाउन, जितनी भी मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है उनका जो ग्रुप्स है वो रिजाइन कर दे, अपना इस्तीफा दे दे और गवर्नमेंट गिर जाए। ऑप्शन बी है फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट द स्पीकर ऑफ हाउस एक्स्ट्रा टाइम टू पास द बजट, जो वित्त मंत्री है यानी कि वो रिक्वेस्ट करे स्पीकर को, मतलब कि जो लोकसभा में, लोकसभा या राज्यसभा की जो मीटिंग होती है उसमें वो स्पीकर को क्या करे, रिक्वेस्ट करे कि उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए बजट को पेश करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है द बजट फ्रॉम द लास्ट ईयर कंटिन्यू, यानी कि जो लास्ट ईयर का बजट है वो कंटिन्यू रह रहा है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई जब भारत सरकार अपना बजट पेश करने में सक्षम नहीं होती या विफल रहती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि जब मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है वो क्या कर देती है, रिजाइन दे देती है या सरकार गिर जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो बजट पेश नहीं कर पाते। देखो भाई ये क्या है, हमारी मिनिस्ट्री है, ये मतलब कि हमारी लोकसभा का एक सीन है, ठीक है, किस तरह से ये खड़े हो जाते हैं जब इनका किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ रेवेन्यू बजट, मतलब कि रेवेन्यू बजट के बारे में करेक्ट मतलब है उसका, ठीक है। तो भाई देखो रेवेन्यू बजट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, राजस्व खर्चे और राजस्व आय का अंतर है। इट इज द टोटल रेवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूडिंग ग्रांट्स इन एड टू क्रिएट द एसेट्स ऑफ स्टेट, ये राज्य के लिए संपत्ति बनाने के लिए और सहायता अनुदान को छोड़कर कुल राजस्व का घाटा है। इट इज टोटल रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूडिंग ग्रांट्स इन एड एंड डेवलपिंग एसेट्स ऑफ स्टेट, ये राज्यों के लिए संपत्ति विकसित करने के लिए सहायता अनुदान सहित कुल राजस्व घाटा है। इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, ये टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का क्या है, डिफरेंस है। तो भाई किसकी बात हो रही है, रेवेन्यू बजट की, राजस्व बजट की बात हो रही है, तो उसका सही मतलब है क्या, रेवेन्यू बजट क्या होता है कि ये क्या है, टोटल रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि जो हमारा टोटल ओवर रेवेन्यू डेफिसिट है, हमारा ओवर रेवेन्यू डेफिसिट है जिसमें से हम एक्सक्लूड करते हैं, जिसमें से हम ग्रांट्स इन एड को क्या करते हैं, हटा देते हैं, वो हमारा क्या जाता है, रेवेन्यू बजट आ जाता है, ठीक है। रेवेन्यू बजट कंसिस्ट रेवेन्यू रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर एंड आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स, और इसमें हम क्या करते हैं, ग्रांट्स इन एड को क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
व्हाट इज मीन्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी आप क्या समझते हैं? देखो भाई, हमने बार बार पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई हैंडल करती है। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ऑप्शन है, प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल मनी सप्लाई, बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस विच द सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी हैव ए कंट्री कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, द प्रोसेस ऑफ विच इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल द मनी सप्लाई। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। द प्रोसेस जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है और मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करती है? कंट्रोल करती है कंट्री के सप्लाई ऑफ मनी को। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक क्या करता है? इनको हैंडल करता है सभी को इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच इज द सीपीआई इन्फ्लेशन, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, जो आरबीआई के द्वारा 2023-24 का डेटा है रीसेंट का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितना हमने आरबीआई के द्वारा सीपीआई का मुद्रास्फीति अनुमान को क्या किया है? इंडिकेट किया। तो भाई ये है हमारा 5.4, ये है हमारा 5.4, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन रेट है 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग वो कितना है? 5.4 का परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है? आरबीआई। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वांटिटेटिव ईजिंग ऑफ कॉमन नेम। क्वांटिटेटिव ईजिंग का कॉमन नेम क्या है? तो भाई देखो, ये इसका कॉमन नेम है क्या? जब एसेट्स परचेज बाय ए सेंट्रल बैंक, वो क्या होता है हमारा? क्वांटिटेटिव ईजिंग। ठीक है, मात्रात्मक सहजता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज एम्पावर्ड टू कंट्रोल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट? मतलब कि किसके पास इसकी पावर है जो बैंक क्रेडिट के एक्सपेंशन को एम्पावर करता है, उसको हैंडल करता है। तो भाई देखो, बैंक क्रेडिट की बात हो गई और एक्सपेंशन की बात हो गई, मॉनेटरी की बात हो गई, तो भाई ये सेंट्रल बैंक का काम है। मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है? हमारा आरबीआई। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंडिकेटर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी के इंडिकेटर्स क्या है? भाई इन्फ्लेशन को हैंडल करता है, जीडीपी को, एमएसएफ रेट को, तो इसमें सभी आ जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो भाई देखो, आज की ये क्लास होती है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और भाई देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, और जल्दी ही आपको हमारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर की जो सीरीज चल रही है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।